हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर सेकंड 2022 में जो हुआ था उसके आज 6/3/2023 के कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चंस हैं उसके साथ डील करेंगे। ये आपके जो अभी सीजीएल का मेंस एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ आप अगर एपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं या आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सब में ही कंप्यूटर का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है, तो उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सीजीएल का पेपर है तो थोड़ा सा लेवल इसमें अच्छा है कंप्यूटर साइंस का, तो सारे एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सकता है। इससे पहले मैंने 2 तारीख और 3 तारीख के जो मेंस के पेपर हुए थे उनके कंप्यूटर सेक्शंस को भी डील कर रखा है, उनके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम 6 तारीख के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल शुरू होता है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। Dash can either be a malware or a hardware. The main purpose of this malware is to record the keys pressed by a user on the keyboard. मतलब ये एक मालवेयर मतलब एक वायरस भी हो सकता है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है। इसका मेन काम बस ये होता है कि जो भी यूजर की स्ट्रोक्स दे रहा है उसको रिकॉर्ड करते रहना और किसी थर्ड पर्सन को देते रहना। तो इस तरह के हम मालवेयर या हार्डवेयर को की लॉगर्स कहते हैं। इनका काम होता है टू ट्रेस की प्रेस ऑफ यूजर, मतलब यूजर जो जो कीज दबा रहा है उसी का बस ये रिकॉर्ड रखते रहते हैं। रूल किट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। रूल किट वो उस तरह का वायरस होता है जो आपके सिस्टम का रूट एक्सेस किसी को दे देता है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल चेंजेस कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वर्म जो है वो एक तरह का वायरस होता है जिसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है और आपके सिस्टम का स्टोरेज स्पेस पूरा कंज्यूम कर लेता है। और ट्रोजन एक तरह का लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर सा लगता है, लेकिन वो पीछे से मेलिशियस काम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, अ पोर्ट ट्रांसमिट वन बिट ऑफ अ बाइट एट अ टाइम एज अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स। इट इज मेंट फॉर ट्रांसमिटिंग स्लो डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो देखिए ये उस तरह के पोर्ट के बारे में पूछा है जो एक बिट या एक बाइट एक समय में भेजता है। तो वो सीरियल पोर्ट्स होते हैं। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, वो एक समय पे एक ही तरफ से डेटा आता है, मतलब या तो जा रहा होता है या तो आ रहा होता है। वहीं पैरेलल जो कनेक्शन होता है उसमें डेटा टू एंड फ्रो होता है, मतलब आता भी है और जाता भी है एट द सेम टाइम। तो सीरियल जो होता है वो स्लोअर होता है और पैरेलल जो होता है वो फास्टर होता है कनेक्शन। ये यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो आपका यूएसबी कनेक्शन होते हैं, जैसे कि आप देखें माउस कीबोर्ड पेन ड्राइव सब यूएसबी से जुड़ते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म भी आ गया है। और डिस्प्ले में आपका वीडीयू और एचडीएमआई आ जाता है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट और हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। सीरियल जो होता है वो स्लोअर माध्यम होता है डेटा को ट्रांसमिट करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव। तो आपको पता है पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। डिस्क एरे माने जो वेरियस ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज होता है उसको डिस्क एरे कहते हैं। एचडीडी माने होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और एसडीडी मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क जो होता है वो रिलेटिवली स्लोअर होता है। पहले के समय में हार्ड डिस्क ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसमें इमूवेबल पार्ट्स होते हैं। मूविंग पार्ट्स की वजह से हार्ड डिस्क ड्राइव में जो प्रोसेसिंग होता है डेटा का, मतलब कॉपी करना या कट करना, वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट। देखिए इस पेपर में 365 करके आपको कंफ्यूज किया है। एक्चुअल में एमएस ऑफिस 365 एक वो मतलब एक ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें होता क्या है, डिफरेंस ये है कि आपके जो भी फाइल है वो क्लाउड में सेव होते हैं। मतलब आप कभी भी किसी भी सिस्टम में से जाके आप क्लाउड में एक्सेस करके वहीं पे एडिट करके फिर वापस सेव करके आप प्रिंट करके वहीं पे सेव करके छोड़ सकते हैं। मतलब ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक सिस्टम है जो क्लाउड में है, मतलब कि जो सर्वर पे है, उसमें आपकी सारी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की फाइल सेव है और एक्सेल पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर भी सेव है। वहीं से आप जब भी जाएं कहीं भी सिस्टम में एक्सेस करें अपने उस पोर्टल, मतलब अपने उस आईडी पासवर्ड से एक्सेस करके आप सब कुछ एडिट वेडिट करके सब सेम सेव कर सकते हैं और प्रिंट प्रिंट सब हो जाता है। मतलब दो चीज़ों से छुटकारा, आपको आपकी फाइल भी ऑनलाइन मिल जाएगी और आपको जो इंस्टॉल्ड ऑफिस का सॉफ्टवेयर है वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। इसी को एमएस ऑफिस 365 कहते हैं। अब Alt प्लस F4 जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, किसी भी करेंट ऐप को क्लोज करने के लिए Alt F4 काम करता है। और जब आपका कोई भी ऐप नहीं खुला होगा फिर आप Alt F4 दबाएंगे तो ये सिस्टम को बंद कर देता है, मतलब शटडाउन का डायलॉग बॉक्स खोलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है,
इनकरेक्ट चीज बताओ, कैश मेमोरी के बारे में क्या लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ लिखा है इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, मतलब ये रैम से स्लोअर होती है। ये गलत लिखा हुआ है, ये रैम से भी फास्ट होती है। रैम तो आपका जनरली 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB तक का होता है, जबकि आपका कैश मेमोरी 8 से 10 MB का ही होता है, तो इतना छोटा होता है। तो इससे ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए आपको तीन सही चीज भी मिलेगी कैश मेमोरी के बारे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब ये उस प्रोग्राम को रखता है जो थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट कर जाए। इसके बाद इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका मेन मेमोरी हो गया, मतलब ये आ गया सीपीयू, ये हो गया आपका रैम। तो इसके बीच में यहाँ कहीं कैश मेमोरी होता है, जो कि इन दोनों के बीच में एक बफर का काम करता है। मतलब अगर कोई चीज तुरंत चल सकती है तो कैश में जाती है, अगर उसको टाइम लगने वाला तो रैम में जाती है। तो ऐसा काम करता है। और इट स्टोर्स डेटा इन अ टेम्परेरी यूज। बिल्कुल सही बात है, ये भी टेम्परेरी यूज में डेटा को स्टोर करता है, परमानेंट यूज में नहीं कर पाता है, क्योंकि ये भी रैम की तरह ही इसका फंक्शनैलिटी है। डेटा कुछ टाइम स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और फिर डिलीट हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वो शॉर्टकट बताओ जिससे कि विंडोज एक्सप्लोरर खुले। तो विंडो बटन और ई दबाएंगे आप तो शॉर्टकट खुल जाता है एक्सप्लोरर का। एक्सप्लोरर क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लोरर का दिखाया था। विंडो ही दबाते ही आपका मतलब सारे ड्राइव्स और आपके डाउनलोड्स और ये सब कुछ खुल जाता है, जिससे कि आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग फाइल कहाँ पे स्टोर है उसे एक्सेस कर सके। उसे हम एक्सप्लोरर कहते हैं। विंडोज प्लस आर मतलब होता है रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स से क्या होता है, आप कोई भी ऐप या कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं। विंडो और एक्स बटन से आपके जो विंडोज 10 और विंडोज 8 पीसीज हैं उसमें विंडो बटन पे राइट क्लिक करने पे जो ऑप्शंस आते हैं वो सब दिखाता है। और विंडो प्लस डब्ल्यू से सर्च होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक while connecting multiple computers और communicating devices। तो देखिए स्विच का एक मेनली ये काम होता है कि वो नेटवर्क ट्रैफिक को भी ध्यान देता है। उसका मेनली काम स्विच का क्या है, जो अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग डिवाइसेस एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनके बीच में डेटा कैसे यहाँ से वहां जाएगा, तो उसमें वो ट्रैफिक को भी मेंटेन करता है। रिपीटर एक तरह का वो डिवाइस होता है जो जैसे लेट सपोज आपका वाईफाई यहाँ लगा हुआ है और उसकी रेंज यहाँ तक आ रही है। अब आपने यहाँ पे एक रिपीटर लगा दिया, यहाँ से रिपीटर लगा दिया तो अब उसकी रेंज यहाँ तक बढ़ गई, मतलब रेंज बढ़ाने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटर तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और राउटर जो होता है उसका मेन काम होता है इंटरनेट को एस्टैब्लिश करना। मतलब आपके अलग पहले तो एक इंटरनेट एस्टैब्लिश करना, उसके बाद अगर उसमें इनबिल्ट वाईफाई और कुछ राउटर्स में तो आजकल इनबिल्ट स्विच भी होता है, तो उसके बाद वो फिर वाईफाई रहता है तो वाईफाई से स्प्रेड कर देता है। ये आपके नेटवर्क लेयर पे काम करता है, क्योंकि इसका काम नेटवर्क एस्टैब्लिश करना होता है। और स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, क्योंकि इसका काम कनेक्टेड डेटा के बीच में मतलब कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में डेटा को भेजना या लेना होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम आएंगे तो वो कह रहा है डैश सर्वर एक्ट्स एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन एपीआई डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो देखिए ये कह रहा है एक किस तरह का सर्वर होता है जो कि मतलब एक वो एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स देता है डेवलपर को एक एपीआई के थ्रू, जिससे कि वो उसका एडवांटेज ले सके। तो एक एप्लीकेशन सर्वर होता है। एपीआई सबसे पहले तो समझिए ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक तरह का ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टूल है, जिससे कि वहां पे जाके प्रोग्रामिंग का एक इंटरफेस देता है जिससे कि आप वहां पे कुछ प्रोग्राम बना सकें। तो एपीआई का मेनली काम ये होता है, मतलब दो जो एप्लीकेशन है वेब पे वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो एपीआई उसके साथ डील करता है। एपीआई की मदद से ही जो डेटा जो एक्सेसिबल डेटा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर हो पाता है या इंटरेक्ट कर पाते हैं उससे। मेल जो है, मेल मतलब आपको मेल भेजना अपने सिस्टम से किसी और सिस्टम में। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिससे कि एक फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाती है। और डेटाबेस तो डेटाबेस है जहाँ पे आपके सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 9 कह रहा है अ डैश इज अ कंटीजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैच इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ व्हेन दैट सॉफ्टवेयर इज रन। मतलब ये एक तरह का कंटेजियस प्रोग्राम है, जिसे कि हम वायरस कहते हैं। वो अटैच कर लेता है अपने आप को किसी सॉफ्टवेयर के साथ और उसके बाद अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है, उस तरह को उसे हम वायरस कहते हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। एडवेयर एक तरह का मालवेयर होता है जो आपके फोन या आपके कंप्यूटर में चला जाता है और बार बार एड पॉप करता है। और स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर की एक्टिविटीज को ट्रैक करता रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक शॉर्टकट के बारे में बताओ जिससे कि कोई भी सेलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज देखी जा सके। तो उसे हम अल्ट और एंटर दबाते ही आपको कोई भी चीज जो आपने सेलेक्ट कर रखी है कंप्यूटर में उसकी प्रॉपर्टीज शो करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्विकली आपको न्यू ब्लैंक वर्कबुक बनाना हो एमएस एक्सेल 2010 में तो आप कौन से दो कॉम्बिनेशन दबाते हैं बटन्स के। तो कंट्रोल एन दबाते हैं जनरली, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब में कंट्रोल एन दबाते ही नई शीट या नई वर्कबुक या नई स्लाइड आ जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो देखिए ओसीआर जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसमें वो कैरेक्टर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता चला जाता है। ये थोड़ा सा अनसिक्योर होता है एज कम्पेयर टू एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या है, वो बैंकिंग में ज़्यादा काम आता है। एमआईसीआर कोड आपने देखा होगा, कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में सिर्फ कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये प्रिंटेड टेक्स्ट कैरेक्टर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके उसका फिर आउटपुट लेके शो करता है। डिजिटाइजर एक तरह का पैड होता है जिससे कि जैसे कि इस तरह का कोई एक पैड होता है जिसपे आप जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे आपके मॉनिटर स्क्रीन पे भी ड्रॉ होगा। ये आजकल यूट्यूबर्स यूज करते हैं जो एजुकेट करते हैं, वो अपने मतलब एक पैड पे लिखते चले जाते हैं और वही आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखता चला जाता है, उसे डिजिटाइजर कहते हैं। और ट्रैक बॉल उस तरह की पुरानी जो माउसेस होते थे उसमें ट्रैक बॉल हुआ करता था, जैसे जैसे आप माउस को हिलाते थे ट्रैक बॉल घूमता था और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका जो माउस का कर्सर है वो हिलता था। ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मैच फंक्शन जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए रखे हैं और पूछा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो ये कह रहा है ये जो मैच फंक्शन है इसका काम ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक आइटम ऑफ द रेंज, मतलब एक पूरे रेंज में से एक स्पेसिफिक आइटम को सर्च करता है और बताता है कि उसकी पोजीशन कहाँ है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो ऐसे लिखते हैं, आप पहले मैच लिखते हैं उसके बाद एक लुकअप वैल्यू होती है, मतलब जिस वैल्यू को आप खोज रहे हैं। लुकअप एरे होता है, मतलब कितनी वैल्यूज में से उस वैल्यू को खोज रहे हैं। और मैच टाइप मतलब किस तरह का मैच आपको चाहिए, मतलब वो इंट हो तक मतलब नंबर हो सकता है आपका, कोई कैरेक्टर हो सकता है ना, और उसका पोजीशन भी हो सकता है। इसके बाद लिखा है ऑल दी आर्ग्यूमेंट्स इन मैच फंक्शंस आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें आपको ये तीनों चीज चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता है जनरली किसी भी फॉर्मूला में, आप कुछ एक आध चीज छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉर्मूला को खोलते हैं उतनी ज्यादा चीज स्पेसिफिक होती है। कम कर देते हैं तो वो थोड़ी सी स्पेसिफिक ना होके बहुत सारे रिजल्ट दे देता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें करेक्ट होगा, पी और क्यू दोनों सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या आता है, सी सीयू आता है और एएलयू आता है, मतलब कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इन दोनों को मिला के हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। मतलब कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, वो किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं और जा रहे हैं प्रोसेसर में और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसका पूरा ट्रैक रखता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इसका ये काम नहीं होता है इनपुट लेके उस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके फिर आउटपुट देने का काम होता है, तो ये इसलिए गलत हो गया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है, मैथमेटिकल सारे फंक्शन वो यही काम करता है उसका। और कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेज ऑपरेशन इन सीक्वेंस, ये पहले वाले में भी लिखा था, मैनेज करता रहता है किस तरह से सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस आएंगे और जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड। इनमें से कौन सा रजिस्टर जो है वो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच की गई है उसका रिकॉर्ड रखता है। तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है, जो भी लास्ट इंस्ट्रक्शन ली गई थी उसका वो रिकॉर्ड रखता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में वो जो जो भी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है उसका एड्रेस स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर देखता है कि कितने एग्जीक्यूशन हो गए, उसका काम है काउंटिंग करने का। वेरएस मेमोरी बफर रजिस्टर का काम ये होता है कि कोई प्रोग्राम अगर ज्यादा समय ले रहा है, कोई एग्जीक्यूशन ज्यादा समय ले रहा है तो उसको वो बफर में डाल के किसी और को एग्जीक्यूट करा देता है तब तक के लिए, या वेटिंग टाइम के तौर पे आप समझ सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन ज्यादा समय लेने वाला होता है तो उसे वो बफर में डाल के जब उसको उसका रिक्वायर्ड टाइम का समय मिल जाता है जितने की में कि वो एग्जीक्यूट हो जाए तब उसे मेन एग्जीक्यूशन में लेके आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव अ मेल एंड वांट टू सेंड द मेल इन रिस्पांस ऑफ द सेम मेल एंड टू द ओरिजिनल सेंडर ओनली। मतलब अगर आपको जीमेल में
कोई मेल आया और आप उस मेल को रिप्लाई करना चाहते हैं जो ओरिजिनल सेंडर है उसी को, तो उसके लिए आपके लिए ऑप्शन होता है रिप्लाई। और सबको करना है तो रिप्लाई टू ऑल या रिप्लाई ऑल में जिन जिन को फॉरवर्ड किया गया वो सबको भेज दिया जाएगा, लेकिन रिप्लाई में सिर्फ उस एक सेंडर को भेजा जाएगा जिसने उस मेल को आपको भेजा था। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। तो देख सकते हैं आप डीवीडी जिसे हम कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस वो होते हैं जिसमें कि आपको लाइट का इस्तेमाल करके डेटा को रीड किया जाता है। सीडी डीवीडी ये सब होते हैं, ब्लूरे डिस्क, इन सब में लाइट से रीड किया जाता है डेटा को और बर्न किया जाता है उसके ऊपर। तो ये सारे काम जिस पे मतलब ये इसलिए ये आपका मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। वेरएस डिस्क पैक, ये विंचेस्टर डिस्क जो पहले बहुत पहले एक हार्ड डिस्क के तौर पे रहती थी जिसमें कि 30 एमबी का वो रहता था, 30 एमबी की फिक्स स्टोरेज रहती थी और ये रिमूवेबल होती थी। बहुत पुरानी, मतलब ये हार्ड डिस्क से भी पुरानी बात है। जिप डिस्क आपकी फ्लॉपी डिस्क को कहते थे, जो पहले 100 फिर 250 और फिर आखिर में 750 एमबी तक की स्टोरेज कैपेसिटी होल्ड करती थी। आज तो इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। और डिस्क पैक भी इसी तरह की डिस्क हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड 2010। देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले से शिफ्ट में भी आया था। तो बाय डिफॉल्ट आपको सेव, अंडू और रीडू मिलता है और इनमें आप और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पिछले वीडियो में भी है, मैंने उसमें फोटो लगा के भी दिखाया, आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब 3 आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएंगे। तो देखिए अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर। मतलब अपलोडिंग में क्या है, आप अपने कंप्यूटर से डेटा को सर्वर कंप्यूटर में भेज देते हैं, तो ये सही है। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू द वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग, बिल्कुल सही बात है, आपके सिस्टम से सर्वर पे डेटा जा रहा है, तो ये भी ठीक है। और फोर्थ कह रहा है डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन। डाउनलोडिंग में क्या होता है, आप सर्वर से सिस्टम में अपने मशीन में मतलब डाउनलोड करते हैं डेटा को, ये भी ठीक है। फर्स्ट वाले में लिखा है मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग। तो देखिए डाउनलोड करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती वेब सर्वर में। वेब सर्वर में तो पहले से बहुत सारी मेमोरी होती है, आपको आपके सिस्टम में स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप 100 GB की कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और आपके सिस्टम में 90 ही GB है, तो फाइल डाउनलोड नहीं हो पाएगी। बट ऐसा आपके साथ मतलब आप अपलोड आप चाहे जो करें, अपलोड सब हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा स्टोरेज है और वो बराबर उसे मेंटेन करते रहता है, इसीलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारे इसमें करेक्ट आंसर था। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एग्जीक्यूटेड ओवर द इंटरनेट एंड हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट्स। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये कंट्रोल करता है कि डेटा कैसे एक्सचेंज होगा और कितने पैकेट्स में भेज के उसको, कितने पैकेट्स में ब्रेक करके उसको फिर भेजा जाएगा इंटरनेट पे। तो ये काम होता है टीसीपी, जिससे कि फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद ये पीपीपी प्रोटोकॉल है, इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका काम ये होता है, मतलब ये एक टेलीफोन लाइन पे नेटवर्क जब पुराने जुड़ते थे तो उसे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते थे। HTTP हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें जो आपको इंटरनेट पे जो टेक्स्ट दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा उस चीज से ये डील करता है। और लास्ट वाला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें क्या है इंटरनेट मतलब मेल, एक मेल आपके सिस्टम से दूसरे, पहले सर्वर पे फिर दूसरे रेसिपिएंट पे कैसे जाएगा, उन सारी चीज़ों से SMTP डील करता है। तो ये कुछ सारे प्रोटोकॉल्स थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए पिछले मेरे वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इसके बाद मैं अगला भी जो लास्ट एक शिफ्ट बच रही है उसका भी वीडियो जल्द ही बना दूंगा। और साथ ही साथ हम कंप्यूटर के साथ और डील करेंगे, जिससे कि हमारे जो फोर्थ-कमिंग APS, ARO और UPSSC के जितने भी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर एक सेक्शन है, उसके लिए आपको हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।